हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेट्स का नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम सेट्स की डेफिनेशंस का यूज करके कुछ कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं और सेट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, हमने ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब आज के लेक्चर में चलिए हम लोग करते हैं कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस, जिनसे हमें सेट्स के ऊपर जो हमारी पकड़ है वो और अच्छी बनेगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये है पहला क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें वो कहता है कि एक सेट x दिया हुआ है, एक सेट y दिया हुआ है और ये हमें ऑप्शंस दिए हुए, तो हमने चेक करना है x y का सबसेट है, y x का सबसेट है, x और y इक्वल है या फिर इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो बड़ी सीधी सी बात है, देखो आप सभी को पता है कि अगर हम इन सेट्स के एलिमेंट्स पता कर लें तो हम पता कर पाएंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए, अगर हम सेट x को देखें तो सेट x में क्या क्या आ रहा है। वो कह रहा है इसमें आ रहे हैं ये वाले सारे एलिमेंट्स वेयर n इज सम नेचुरल नंबर, यानी n को हम जब वैल्यूज देना शुरू करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, तो हमारे पास इस सेट के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने n को रखा 1, तो ध्यान से देखिए क्या बना मेरे पास, 8 की पावर 1 इज 8 माइनस 7 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 0। ठीक है, नेक्स्ट n को हमने पुट किया 2, तो ये आ गया मेरे पास 8 स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 14 एंड माइनस 1, यानी 64 माइनस 15 जो कि क्या बन गया मेरे पास 49। इज दैट ओके? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, n को हमने रखा ऑफ कोर्स 3, तो हमारा अगला एलिमेंट आ जाएगा 8 क्यूब। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 क्यूब क्या होगा भाई, 64 इंटू 8, एक तरह से यही हुआ ना, 8 स्क्वायर 64, उसको एक और 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमने किया 64 को 8 से मल्टीप्लाई, तो जैसा आप सभी जानते हैं दैट इज टर्निंग आउट टू बी 8 4 जा 32 एंड 8 6 जा 48, तो ये बन गया 512। और 512 में से हमने क्या माइनस करना है, दैट इज 7 3 जा 21 और 1 22, यानी हमने इसमें से माइनस करना है क्या 22। तो यहां से दिख रहा है ये आ गया 0 एंड ये क्या बन गया 49। तो नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 490। ऐसे अब हम n को आगे वैल्यूज देते जाएंगे तो हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट्स इस सेट x के आते जाएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद हम अगर बात करें सेट y की, तो सेट y में देखिए, अगर आप ध्यान से देखें अगेन इसमें हमारे पास है इस टाइप के सारे एलिमेंट्स वेयर n इज सम नेचुरल नंबर। दिख रहा है कि नहीं सभी को? यानी यहां से अब हम नेचुरल नंबर रखना शुरू करें। सबसे पहले n को रखा 1, तो 49 माइनस 49 इज 0। नेक्स्ट फिर हमने n को क्या रखा 2, दैट इज 49 इंटू 2 इज 98 माइनस 49 इज 49। इज दैट ओके? इसके बाद नेक्स्ट अब हमने एलिमेंट रखा यहां से, अगर आप ध्यान से देखें n को रखेंगे अब हम 3, तो 49 इंटू 3 इज 147 माइनस 49 किया तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा मेरे पास 98। एंड ऐसे ही जब हम चलते जाएंगे तो हमारे पास सेट y के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब वैसे तो हम x और y के सारे एलिमेंट्स नहीं निकाल पाए हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो ये सॉल्व हो चुका है। कैसे? क्या अगर हम ऑप्शन के हिसाब से क्या हम कह सकते हैं x इज द सबसेट ऑफ y, यानी क्या x के सारे एलिमेंट्स y में आएंगे? ध्यान से देखो, तो अगर हम देखें इसमें 0 आया, यहां भी आया, 49 आया, यहां भी आया, यहां 490 है, क्या 490 यहां भी आएगा? ध्यान से देखिए, बिल्कुल आएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे ही हम लोग इसमें y वाले में n को पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे ध्यान से देखिए जरा, 11। जैसे ही n को 11 पुट किया तो यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा 490 एंड सो ऑन, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। बट अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, क्या y x का सबसेट हो सकता है? दिख रहा है y के सारे एलिमेंट्स x में नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें 98 आ गया बट इसमें नहीं आया। इज दैट ओके? यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। फिर x इज इक्वल टू वाई, ये भी हमें दिख रहा है करेक्ट नहीं हो सकता। और इंटरसेक्शन एम्प्टी ये भी नहीं हो सकती। यानी इतना करने से हमें ये पता लग गया कि जो हमारा ऑप्शन है वो यही वाला करेक्ट हो सकता है और कोई ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता। यानी हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बट ऑफ कोर्स इतने से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, तो इजीली सॉल्व हो गया है। इज दैट ओके? तो जरूरी नहीं कि हम हर क्वेश्चन को ऐसे सब्जेक्टिवली सॉल्व कर पाए, बट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और ध्यान से, सीबीएसई में भी आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे हम लोग ऑप्शंस को डिलीट करके भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये।
अब इसमें वो कहता है कि इफ सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज दिस एंड दिस, अब हमें एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, और ये हमने ऑप्शंस चेक करने हैं। 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन में बात हो रही है ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। तो इसका मतलब अगर हम यहां से अगेन ए और बी के एलिमेंट्स निकाल लें तो बात बन जाएगी। अब इस बार जब हमने ए और बी के एलिमेंट्स निकालने शुरू किए तो यहां से दिख रहा है ए में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई x जो है वो 0 ना होके बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी x1 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। जैसे सपोज मैंने x को रख दिया 1, तो इसमें क्या आ गया मेरे पास? ऑर्डर्ड पेयर 1,1। इसका मतलब समझते हो ना, इसमें आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो x को रखा 1 तो y आ गया 1, यानी एक एलिमेंट सेट A का हमारे पास आ गया ऑफकोर्स 1,1। इज दैट ओके? अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, सपोज मैंने x को रख दिया यहां पे 2, तो x को 2 रखते ही y क्या आ गया? 1/2 एंड सॉन। इसमें दिख रहा है इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आने हैं, नजर आ रहा है कि नहीं? अब ऐसे ही अगर मैं सेट B को लिखना शुरू करूं तो सेट B में भी हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। x, y लिखा, यानी ये है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डरिंग मैटर्स। तो इसमें कौन से आ रहे हैं कि y किसके इक्वल हो जाए? -x एंड अगेन x कैन बी एनी रियल नंबर। यानी यहां भी जब हम x को रखते हुए चलेंगे, ध्यान से देखो, जैसे मैंने x को रख दिया 1 तो y क्या आ गया? -1। x को रख दिया मैंने हाफ तो y क्या आ गया? -हाफ एंड सॉन। ऐसे बी सेट में भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। बट अब यहां से अगर हम ये ऑप्शंस चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करें? क्योंकि दोनों सेट्स में तो इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं? अच्छा देखो ध्यान से, हम एलिमेंट्स निकालने के बजाय अगर थोड़ा ध्यान दें, जो ए सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि y किसके इक्वल होना चाहिए? 1/x के। और जो बी सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, वो क्या रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहे हैं? y किसके इक्वल होना चाहिए? -x के। अब जैसा मैंने अभी शुरू में बताया कि 3 ऑप्शंस में बात हो रही है इंटरसेक्शन की, कॉमन की। यानी अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो कॉमन में होगा, ए और बी दोनों में होगा, वो डेफिनेटली ए वाले जो है वो इस कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे एंड जो बी सेट वाले एलिमेंट्स है वो इस कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। यानी ये दोनों इक्वेशंस अगर हम साइमल्टेनियसली देख लें कि कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो ए में भी है और बी में भी है। समझ आया कि नहीं? तो बजाय इनके सारे एलिमेंट्स लिखने के हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इज दैट ओके? देखते हैं, चांस लेके, हो सकता है कि काम बन जाए। तो यहां से हमने क्या किया कि y 1/x के इक्वल है और y किसके इक्वल है? -x के। इसका मतलब अगर मैं दोनों को सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं कि 1/x को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं? ऑब्वियसली -x के। भाई यहां से y इसके इक्वल, यहां से y इसके इक्वल, तो हमने दोनों से y को इक्वेट कर दिया जैसा हम 9 10 में करते थे। क्लियर है? तो अब यहां से अगर आप ध्यान, तो मैंने जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया किसके इक्वल? -x² के, यानी x² बेसिकली किसके इक्वल आ गया? -1 के। एक ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? -1 के। सोचो ऐसा कोई रियल नंबर है हमारे पास? सोचो, है कि नहीं? ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब नो सच रियल वैल्यू ऑफ x। यानी यहां से हम लोगों को दिख रहा है कि x की ऐसी कोई रियल वैल्यू मिली ही नहीं जिसके लिए ये और ये क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यानी ऐसी कोई x की वैल्यू मिली ही नहीं हमें जो साइमल्टेनियसली इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिलेगा ही नहीं जो ए सेट में भी आ जाए और जो बी सेट में भी आ जाए। बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक कह रहा हूं? तो क्योंकि अब ए सेट और बी सेट में कोई भी कॉमन ऑर्डर्ड पेयर मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ए और बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता। और कॉमन नहीं हो सकता, इसको हम डेफिनेटली कह सकते हैं, हमारा आंसर क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। यानी यहां भी अगर आप ध्यान से देखो तो हमने दोनों सेट्स को बजाय रोस्टर फॉर्म में लिखने के साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर डाला। इज दैट ओके? तो ध्यान से, जैसा मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, हमें क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। अगर हमने इंटरप्रेट कर लिया तो समझो हमारा आधा काम तो हो ही गया। यानी क्वेश्चन में से सॉल्यूशन निकालना हम लोगों को आना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ आ रही होगी, है ना? आ रही है कि नहीं? तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों,
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें वो कहता है कि R हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड आर रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स, दैट इज ऑफ कोर्स कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, उन सब का सेट है R। और रेक्टेंगल की साइड क्या दी हुई है हमें, एक साइड A है, एक साइड B है। ऑफ कोर्स से हम कह सकते हैं कि लेंथ इज A एंड विड्थ इज B, या उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके साथ साथ वो कहता है कि A और B दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी है, विद टू साइड्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी जो रेक्टेंगल बनना है उसकी एक साइड जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस पे है और एक साइड कहां पे है, पॉजिटिव y एक्सिस पे। देन वी हैव टू चेक कि भाई सेट R में इनमें से कौन से एलिमेंट्स आएंगे, क्या ये सेट बनेगा, क्या ये सेट बनेगा, क्या ये बनेगा या ये बनेगा। यानी बेसिकली हम R सेट को लिखना चाहते हैं किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए जरा बना के देखें, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस की बात हो रही है तो मैंने बना लिया भाई, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। अब वो कहता है हमने एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी एक साइड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस है। मान लो हमने ये ले ली पॉजिटिव x एक्सिस पे, ये वाली साइड से दिस इज a, और पॉजिटिव y एक्सिस पे हमने ये वाली साइड ले ली से b। अब यहां से अगर मैं रेक्टेंगल पूरा करूं तो ऑफ कोर्स आप सबको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल बन जाएगा भाई कुछ ऐसा सा। इज दैट ओके? अब यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर के सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट हो सकते हैं ध्यान से, वो सारे के सारे आ रहे हैं। हाँ, रेक्टेंगल के ऊपर का कोई भी पॉइंट नहीं लेना, यानी रेक्टेंगल की साइड के ऊपर अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो वो हम नहीं लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए अब यहां से अगर हम देखें तो हम कौन सा आंसर अपना पिक कर सकते हैं। देखो इतना तो मुझे दिख रहा है कि सेट R में ऑर्डर्ड पेयर्स तो आने हैं, क्योंकि x की वैल्यू आनी है, कॉरस्पॉन्डिंगली y की कुछ वैल्यू आनी है, क्योंकि पॉइंट्स आने हैं। तो अब वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे इन चारों में से। ध्यान से देखो, अगर मैं इस रेक्टेंगल के अंदर कोई भी पॉइंट लेता हूं, उसका जो x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते होते मतलब 0 से बढ़ता 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 कहां तक जा सकता है एट मैक्स, a तक, क्योंकि इधर से ये लेंथ तो a ही है। मतलब किसी भी पॉइंट का आप x कोऑर्डिनेट ले लो, वो a से बड़ा नहीं हो सकता, इनफैक्ट a के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a के इक्वल ले लिया तो पॉइंट कहां पे आ जाएगा, इस साइड के ऊपर। बट वो तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनसाइड द रेक्टेंगल लेना है। यानी अगर हम x की वैल्यू की बात करें बेटा, तो वो डेफिनेटली 0 से और a के बीच में आएगा। इज दैट ओके? ना 0 पे इक्वालिटी आएगी ना ही a पे इक्वालिटी आएगी, क्योंकि पॉइंट को हमने अंदर ही रखना है। इज दैट ओके? अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे y कोऑर्डिनेट के बारे में, तो किसी भी पॉइंट का अगर हम y कोऑर्डिनेट देखें तो वो भी हमें दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 से बड़ा होगा, बट डेफिनेटली b से क्या होगा, छोटा होगा। यानी y कोऑर्डिनेट इज बिटवीन 0 एंड b। ऑफ कोर्स ना 0 पे इक्वालिटी आएगी ना ही b पे इक्वालिटी आएगी। बोलो समझ आ रहा है? क्योंकि हमें इनसाइड द रेक्टेंगल है ना। ध्यान से, बहुत छोटी बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है हमें क्वेश्चन में। क्लियर है? समझ आ गई यहां तक? अब इसका मतलब यहां से हमें आंसर तो मिल गया मेरे ख्याल से। अब तो आप सारे टिक कर ही लोगे ना। बोलो क्या है हमारा आंसर? आंसर इज ऑप्शन डी, दैट R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y such that 0 is less than x is less than a and 0 is less than y is less than b। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इज दैट ओके? तो चलिए, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। इसमें उसने बोला कि F1 be the set of all parallelograms, F2 be the set of all rectangles, F3 be the set of all rhombuses, F4 be the set of all squares and F5 be the set of all trapeziums in a plane। यानी उसने अलग अलग सेट्स दिए हुए हैं, कोई रेक्टेंगल्स का सेट है, कोई स्क्वायर्स का, कोई पैरेललोग्राम्स का, कोई ट्रेपीजियम्स का एंड सो ऑन। देन F1 में भी, यानी ये जो F1 वाला जो सेट है, यानी पैरेललोग्राम्स वाला जो सेट है, वो इनमें से किस ऑप्शन के इक्वल होगा? क्या F2 इंटरसेक्शन F3 के बराबर होगा, F3 इंटरसेक्शन F4 के बराबर होगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मेजरली डिपेंड करता है कि आपने 9th-10th कितनी अच्छी से पढ़ी है। अगर आपको 9-10 ढंग से आती है तो ये क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने रोम्बसेस, स्क्वायर्स वगैरह के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था। तो बताओ फिर जल्दी से आंसर क्या होगा?
बोलो बोलो जल्दी, बोलो बोलो। चलो देखें, अब इसमें क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो हम ऑप्शंस के हिसाब से देखते हुए चलते हैं, क्या ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा। देखिए उसने पहले ऑप्शन में दिया कि F1 जो है वो F2 इंटरसेक्शन F3 के बराबर हो सकता है या नहीं, यानी दोनों के कॉमन सोल्यूशन। F2 में क्या आ रहे हैं, सारे रेक्टेंगल्स। F3 में क्या आ रहे हैं, सारे रोम्बसेस। ध्यान से देखिए, क्या सारे रेक्टेंगल्स और सारे रोम्बसेस का अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं तो क्या मुझे पैरेललोग्राम्स वाला सेट मिल जाएगा? जरा देखिए ध्यान से। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन होती है, दैट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। अब रेक्टेंगल्स में जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, होने के साथ साथ इक्वल भी होती है लेंथ में, और एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। एंड अगर मैं रोम्बसेस में बात करूं तो सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, डायगोनल्स ऑफ कोर्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या मेरे पास सारे के सारे पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे? बोलो बन जाएंगे कि नहीं? अगर मैं रेक्टेंगल्स और रोम्बसेस सबका कॉमन ले लूं तो पैरेललोग्राम्स आ जाएंगे? नहीं आने वाले, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। समझ आ रहा है कि नहीं? इसके बाद चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड में वो कहता है कि क्या ये F3 इंटरसेक्शन F4 के बराबर हो सकता है, इन दोनों का कॉमन, यानी स्क्वायर्स और रोम्बसेस का कॉमन। दिख रहा है स्क्वायर्स और रोम्बसेस में क्या पैरेललोग्राम्स आ जाएंगे? बोलो आएंगे कि नहीं? नहीं आने वाले, यानी ये भी नहीं हो सकता। भाई 10th पढ़ी भी है हम सबने, सबकी प्रॉपर्टीज हमें पता होती है, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। इज दैट ओके? इसके बाद आ गए हम नेक्स्ट, F2 यूनियन F5। अब F2 मतलब सारे रेक्टेंगल्स, F5 मतलब सारे के सारे ट्रेपीजियम्स। अब इन सब का क्या ले लिया इस बार हमने, यूनियन ले लिया, यानी हमने सारे रेक्टेंगल्स और सारे ट्रेपीजियम्स को मिला दिया। अब जब इन सबको मिला दिया तो क्या हमारे पास सारे के सारे पैरेललोग्राम्स आ जाएंगे? देखो जरा ध्यान से भाई, इसमें रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, इसमें सारे ट्रेपीजियम्स आ रहे हैं, तो क्या सारे के सारे पैरेललोग्राम्स आएंगे या नहीं आएंगे? सोचो जरा ध्यान से, बोलो। नहीं आने वाले। दिख रहा है ना, क्योंकि हमारे पास ट्रेपीजियम्स और रेक्टेंगल्स मिलाने पे कुछ पैरेललोग्राम्स बच सकते हैं, या बच सकते हैं या नहीं बच सकते? देखो जरा ध्यान से, बोलो। जी हां, कुछ पैरेललोग्राम्स हमारे बच जाएंगे। इसका मतलब ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। एम आई क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं लास्ट वाले पे। तो यहां से बिल्कुल सीधा दिख रहा है, जब हमने F1 की यूनियन सबके साथ ले ली है तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है, F1 की जब हमने यूनियन ले ली तो F1 उसमें आएगा ही आएगा, यानी डेफिनेटली हमारा आंसर क्या है, डी है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इज दैट ओके? तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। इज दैट ओके? तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर से हमने ये सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। एग्जाम्पलर में छोटे छोटे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो जो कि आपकी दिमाग की नसें खोल देते हैं। इज दैट ओके? एग्जाम्पलर इज अ वेरी वेरी गुड बुक। कई बच्चे करते नहीं है, वो कहते हैं तो एनसीईआरटी के इसमें कुछ नहीं है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर टू वेरी वेरी गुड बुक्स। अगर हम उनको ध्यान से पढ़ें और उनसे ध्यान से क्वेश्चंस करें, बड़ी सोच समझ के बनाई गई है। इज दैट ओके? तो चलिए फिर, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग कुछ और मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।